हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिओम मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे पिछले टॉपिक का अगला सेक्शन विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले टॉपिक में मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर अप किया था। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। हिंदी में क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, या इंग्लिश में कह लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जैसा कि लास्ट टर्म से हमने जो चीज़ें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर एक बार समझ के तो उसका अपोजिट कर सकते हो, या कुछ बातें जो होती हैं स्पेसिफिक होती हैं। तो इसमें हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन इसका, यानी इसकी डिफिनीशन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है। फिर ये किस में होगा, क्या होगा, ठीक है। तो फेजेस, लाइफ के फेजेस कैसे अवस्थाओं में बांटते हैं हम लोग। फिर इसमें स्टेजेस या इसके मैकेनिज्म, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो उस टर्म्स को पढ़ेंगे हम। इसके अलावा साथ में इसमें पढ़ लेंगे हम इसके स्टेप्स, ठीक है। तो इन सबको हम कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन अगर हो या लिखनी हो, लैंगिक जनन किसे कहते हैं या लैंगिक जनन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसा कि और लैंगिक में मैंने बताया था कि उसमें लैंगिक कोशिकाएं भाग नहीं लेती थी, लैंगिक कोशिकाएं भाग नहीं ली। तो यहां क्या होगा, भाग लेंगी। तो उसमें क्या होगा, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which sex cells are involved, ठीक है। अब ये मैं इसको कहूं सेक्स सेल्स, ठीक है। ये सेक्स सेल्स क्या है, तो जो सेक्स या जेंडर दो होंगे, मेल फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल जो गैमीट होगी, सेक्स सेल्स होंगी, उसको हम लोग कहते हैं या तो स्पर्म, ठीक है, और प्लांट में होगा तो पॉलन, ठीक है। फीमेल को कहते हैं ओवा या ओवम या एग, दोनों में कहा था, प्लांट हो या एनिमल, दोनों में लगभग एक ही टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगी, यानी मेल और फीमेल। क्लियर हो गया। हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में कहता है कि जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिसमें लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, वो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इज टर्म्ड एज। अच्छा हाँ, एक और बात, कई किताबों में या मोस्टली किताबों में, सेक्स सेल्स तो मोस्टली मैं ही टर्म यूज करता हूँ इस चीज को, मोस्टली किताबों में इसको गैमीट यूज करते हैं, युग्मक। तो इसको नीचे मैं मेंशन कर दे रहा हूं गैमीट, ठीक है, गैमीट। तो यहां पे गैमीट में क्या होगा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ठीक है। और यहां हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में ये टर्म हो जाएगा युग्मक। हिंदी में क्या हो जाएगा? युग्मक, ठीक है। तो हिंदी का टर्म हो गया, हिंदी में से क्या कहेंगे? युग्मक। तो अब बात करेंगे हम लोग दूसरा सेक्शन जो मैंने कहा था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है। बहुत सिंपल सी बात है,
कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, तो अभी जैसा कि मैंने बताया इसके लक्षण क्या होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे। अब इसमें आता है कि क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। तो पहला होगा कि गैमीट्स होंगे। पहला क्या होगा, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, दो तरह के एनिमल इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, अभी आगे मैं इसके टाइप्स बताता जाऊंगा, बट कई में क्या होता है कि मेल फीमेल एक ही में होते हैं, कई अलग अलग होते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। बट दो चीजें चाहिए, मेल और फीमेल। और सिमिलरली मेल होगा तो मेल गैमीट, मेल गैमीट, और फीमेल है तो फीमेल गैमीट, फीमेल है तो फीमेल गैमीट होगा, ठीक है। अब खास बात कि ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड मतलब एन, ठीक है, ये भी एन मिल के क्या बनाएगा 2n, इसको कहोगे जाइगोट। तो तीसरा टर्म क्या हो गया, इनके मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज। हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज, हिंदी में कहते हैं इसको युग्मनज। इनके संयुग्मन से क्या बनता है, युग्मनज। तो भी इसको आगे एक्सप्लेन करो कैसे बनेगा। अब खास बात, ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड जनरली सेल्स जो होती हैं वो 2n होती हैं। 2n से n में कन्वर्ट होने के लिए अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। कौन सा विभाजन चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। तो उससे, तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस हो रहा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, हैप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं, मेल में मेल और फीमेल में फीमेल गैमीट, ठीक है। खास बात, इनके क्या होगा, इसमें जो भी बनेगा जाइगोट अगला प्लांट में एनिमल, उससे कोई बात नहीं, बट वो कैसा होता है, दो अलग अलग पेरेंट्स का लक्षण लेके आता है, ठीक है। दो अलग अलग पेरेंट्स से लक्षण लेके आएगा। तो ये कैसा होता है, हमेशा हाइब्रिड टाइप का होता है, कुछ नए लक्षणों वाला होता है, ठीक है। इसमें सबसे खास ये हायर प्लांट और एनिमल में ज़्यादा देखा जाता है। हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिक पाया जाता है। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक। और ये जो हमने बताया हाइब्रिड वाला, तो ये हाइब्रिड का मतलब क्या समझ लो, जनरली क्या होता है, माता पिता समान लक्षण के, मतलब जैसे एक कोई बच्चा है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पैदा हुआ हो किसी भी जीव का, तो उसके अंदर माँ के भी लक्षण होते हैं और बाप के भी लक्षण होते हैं। अब कई लोग हो सकता है कहने के अरे हमारे मोहल्ले में तो एक लोग थे, उनका लड़का उनके एकदम पापा की तरह दिखता था, पता नहीं क्या बता रहा, ऐसा होता ही नहीं। देखो, हो सकता है कि वो बाप की तरह दिखे, वो डिपेंड करता है कि उसका डोमिनेंस कैसा है। वो जेनेटिक्स वाला मैंने सेक्शन रखा, उसमें जो समझ में वहाँ पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, डोमिनेंस मैटर करता है। बट अगर हम क्रोमोसोमल बेस पे जाकर के देखेंगे तो वो दोनों लक्षणों को लेके चलेगा, यानी कि आधा माँ का और आधा पिता का, ठीक है। तो ये हो गया इसके लक्षण। तो अगला जो सेक्शन है लक्षण कवर फेज, कहता है कि इसमें जो जीवन चक्र होता है उसमें क्या क्या आएंगे, फेजेस ऑफ लाइफ क्या क्या होगी। अच्छा देखो, यहाँ पे ना जैसे हम जब बात करते हैं, हमारे यहाँ पुराने समय में घर में दादा दादी होंगे या पापा मम्मी से पूछोगे तो लोग बताते हैं, पुराने समय में हम लोग क्या जीवन को अवस्थाओं में बांटा था। पुराने समय में हमारे यहाँ इंडियन जो तरीके थे, बांटने के तरीके थे, उसमें क्या था, कुछ अवस्थाएं कौन कौन सी, ध्यान से सुन लो। शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और लास्ट में मृतावस्था। धरती छोड़ जटे बोल गए, हालांकि ये नहीं है, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ।
मस्ती के लिए। तो ये जो है ये हमारी अलग अलग अवस्थाएं थी। जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु होता है, शैशवावस्था में रहता है। तो जन्म से लेके 0 से लेकर के 3 साल शैशवावस्था में रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा साल खत्म, चौथे साल में, चौथे से लेकर के लगभग 10-11 साल की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहते हैं, बालक होता है उसमें। 12 से लेकर के लगभग 20 साल 21 साल की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था कहते हैं। 21 साल से लेकर के ये जो एज होती है वो बहुत लंबी लेती है, 35 साल की एज तक युवावस्था मान लिया जाता है। युवावस्था हालांकि 30 तक रखते हैं, बट चलो 35 रख लेते हैं। 35 के बाद, ठीक है, लगभग 60 तक की जो अवस्था होती है 25 साल की, प्रौढ़ावस्था होती है, प्रौढ़ होता है इंसान। 60 के प्लस में गया जो वो वृद्धावस्था आ जाती है, बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध माना जाता है। तो और उसके बाद वयोवृद्ध होता है जो लगभग 80 क्रॉस कर गया तो वयोवृद्ध, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ की अवस्था है। तो इसको अब इंग्लिश अवस्था में क्या है, अंग्रेजी टर्म में जो हम लोग लिखते हैं ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको रख लेते हैं, फिर इसको यूथ में रख लेते हैं, ओल्ड एज रख लेते हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था में इसको किड या चिल्ड्रन कहते हैं, चाइल्ड, ठीक। किशोरावस्था इसको टीन एज कहा गया हमारे यहाँ। ये सबसे वोलाटाइल अवस्था होती है, जो टीन एज होता है वो वोलाटाइल अवस्था होती है। क्यों होती है भाई आगे बताऊंगा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट इतना समझ लो यही वो अवस्था होती है जिसमें कि इंसान का मानसिक शारीरिक विकास हो रहा होता है, परिवर्तनशील हो रहा होता है, हर समय नया नया बन रहा होता है, नए नए चीज़ें, हाव भाव, इमोशन सब आ रहे होते हैं। इस ड्यूरेशन में जो बच्चे होते हैं वो यूरेनियम होते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप यूरेनियम हो। मैं अपने क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ मैं उनको कहता हूँ आप यूरेनियम हो। रीज़न ये है कि अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर लो तो वो परमाणु बम बना सकते हैं और विनाशकारी वाली कंडीशन आती है। तो यही वो अवस्था होती है जिसमें संभालने की, समझाने की ज़रूरत होती है। खैर, तो ये हो गया वैदिक तरीके से जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था बहुत पहले, अलग अलग तरीका था। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ साइंटिफिक तरीका जिस पे हम लोग बांट लेते। तो ये प्रजनन के हिसाब से और उसके हिसाब से रखा गया है, ठीक है। तो इसमें रखा किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, उसके बाद जीर्णावस्था, ठीक है। किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, जीर्णावस्था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जुवेनाइल फेज है। जुवेनाइल फेज यानी बच्चा डेवलप हो रहा है, शरीर में परिवर्तन होगा, चीजें होंगी, ठीक है। दूसरा प्रजनन अवस्था आती है। प्रजनन अवस्था वो अवस्था होती है जिनमें कि बच्चा नया बच्चा पैदा करने की क्षमता रख सकता है। तो बच्चा जो है वो नए बच्चे पैदा कर सकता है, वो प्रजनन अवस्था कहलाती है। जीर्णावस्था सेंसेशन फेज कहलाती है। तो सेंसेशन फेज क्या होता है, तो इसमें शारीरिक क्षमता घटने लगती है, ठीक है। इसमें शारीरिक क्षमता घटने लगती है। तो इसमें क्या होता है, सेनेसेंट फेज मतलब अब इसमें क्या, प्रजनन अवस्था कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। ये एनिमल में भी है और प्लांट में भी है। इस हिसाब से इसको हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे प्रजनन अवस्था को, थोड़ा सा डीप चल के, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज या प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज या प्रजनन अवस्था, अब इसमें क्या है ध्यान से देखो। तो पहले हम प्लांट की बात कर लें। प्लांट में क्या होता है, प्लांट भी बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो प्लांट भी बच्चे पैदा करेंगे, तो इनको दो हिस्सों में रखा गया, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ठीक है। मोनोकार्पिक यानी अपने जीवन काल में एक बार बच्चे देगा, बच्चा इन द सेंस फल देगा, फूल देगा, जो भी जिसको कहना है। तो वंस इन अ लाइफ ये होता है मोनोकार्पिक, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल याद रखो, बांस बेस्ट एग्जांपल है इसका, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बांस, ठीक है। और एक है नीला कुरंजी कहलाता है, ये
साउथ में 12 साल में एक बार देता है, ठीक है, इसको मेंशन मैं कर दूं। साउथ में पहाड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जो बॉर्डर लाइन एरिया बनता है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक। उसमें नीलाकुरेंजी स्ट्रोबिलैंथस करके जो प्लांट है, इसमें 12 साल में एक बार फूल खिलता है, बाहर 12 साल पे, और नीलांचल पर्वतमाला बना देता है वो पूरा पूरा। और जब वो खिलता है तो इतना प्यारा लगता है, पर्पल कलर, पर्पल ब्लूइश कलर में, और इसी वजह से उसका नाम पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, नीलांचल पर्वतमाला उसको कहते हैं, ठीक। और नीलाकुरेंजी उस फूल का नाम है। लास्ट जो मैंने बताया स्ट्रोबिलैंथस का क्वेश्चन में आ सकता है, 2018 में आखिरी बार यह भी खिला है, तो नेक्स्ट जो खिलेगा वो 2030 में खिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है पूछा अगली बार कब खिलेगा, तो लास्ट जो है किसका, स्ट्रोबिलैंथस का, नीलाकुरेंजी लास्ट खिला था 2018 में, अक्टूबर 2018, ठीक है। तो अगली बार कब खिलेगा ये, 2030 में। अगली बार कब खिलेगा, 2030 में, ठीक है। और मैंने एक एग्जांपल दिया मेलोकाना और बम्बूसाइडी, बांस। अच्छा, बांस के बारे में एक कहावत है, जैसे गांव के लोग जो होते हैं ना, वो लोग अपनी भाषा में जो अपनी समझ होती है वो इसको स्टडी करते हैं। आसाम में एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ के लोगों ने मतलब जाके सरकार को बोला कि देखो यार बांस में फूल लग गया है, ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि जब भी बांस में फूल लगेंगे उस साल सूखा पड़ेगा, अनाज खत्म हो जाता है। तो उन्होंने जा करके अप्रोच किया कि भाई इस बार बांस में फूल लगा है तो सूखा पड़ेगा, अनाज नहीं होगा, ये वो। तो वहाँ के लोगों ने कहा ये बकवास है, क्या अनुसी बातें हैं, बांस के फूल से इसका क्या मतलब। यानी बार 100 साल में एक बार, कुछ प्रजातियाँ हैं जो 40 साल में, कुछ प्रजातियाँ 60 साल में, तो उस साल फूल निकला और सच में अनाज नहीं हुआ। तो इसकी स्टडी हुई तो मालूम चला इसका जो फूल होता है जब वो गिरता है तो चींटियाँ लग जाती हैं और उसको खाने के लिए, और तेज़ी से वृद्धि करती हैं। चींटियाँ, कीड़े, चूहे, ये सब बढ़ जाते हैं उस क्षेत्र में, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के जो फ्लोरा फौना होता है उनको नुकसान पहुंचता है और उस साल वहाँ अनाज नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ किसी चीज़ को कहने का एक तरीका था, समझाने का एक तरीका था, दैवीय आपदा से जोड़ते थे, बट उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक टर्म था, ठीक है। तो कुछ बातें गांव देहात में जो रहती है ना, तो उनको पता भी रहता, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। जो कहते थे लोग, घाघ करके कवि हैं उनकी, हालांकि अब उनकी बातें कई जगह पे गलत साबित हो जाती हैं क्योंकि हमने एनवायरनमेंट का इतना सत्यानाश कर डाला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज उनकी बहुत सी बातें एकदम सटीक बैठती थी, ठीक है। घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उनसे पूछना, घाघ थे। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, गिरे शुक्र की बादरी रहे शनिचर छाए, कहे घाघ सुन घाघरी बिन बरसे नहीं जाए। यानी कि अगर शुक्रवार को बादल छा गए हैं, शनिवार को टिक गए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो बिना बरसे जाएंगे। ये बहुत पहले कहा गया था, आज तक लागू होता है। अब नेचर है, एनवायरनमेंट है, जिसको हमने सत्यानाश किया है तो बिगड़ा है। खैर, लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में, जंतुओं में क्या होगा, ये तो प्लांट की बात होगी, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मैंने बताया, पॉलीकार्पिक में वो प्लांट आते हैं जो हर साल या कई साल तक बच्चे दे सकते हैं, यानी फल उत्पन्न कर सकते हैं। एनिमल में दो बातें आती हैं, एनिमल में दो बातें होती हैं, एक होता है ईस्ट्रस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीमेल के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है। जितने नॉन प्राइमेट्स हैं, ठीक है, नॉन प्राइमेट्स, ये ईस्ट्रस साइकिल में चलते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें फीमेल में अल्टरनेट, जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो उसमें उनके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फीमेल के अंदर सेक्सुअल अर्ज उत्पन्न होती है और वो फिर फेरोमोन्स सिक्रीट करती है और जानवर अट्रैक्ट होते हैं। तो आसपास देखे होंगे गाय, भैंस, बकरियां जो भी होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो एक वैसे साथ में घूम रहे, बट कभी कभी वो फीमेल की तरफ घूमने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है। महिलाओं में जनरली जो जितने जानवर हैं उनमें यही एक तरीका है, भाई उनकी रिश्तेदारी तो होती नहीं कि कुत्ता जाए एक मोहल्ले का अपनी रिश्ते को लेकर के कि हमारे यहाँ भी हमारी छोटी सी कुतिया है जो बहुत अच्छा भौंक लेती है, दूर दूर तक जाती है, ऐसा तो रिश्ता तय करता नहीं है वो सब, तो वो लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है समझो, इसमें तीन बातें हो जाती हैं, मोनो, बाई, पॉली। मोनोस्ट्रस यानी साल में एक बार, 1 पर ईयर, बाइस्ट्रस 2 पर ईयर, और पॉली मतलब अनलिमिटेड, कम से कम 12 तो रखें बोलो,
पर ईयर, ठीक है। मोनो में बड़े जानवर आते हैं, गाय भैंस। बाई में मिडिल वाले, बकरियां, ये सब, कुत्ते बकरी बिल्ली। पॉली में चूहे, रोडेंट्स, मोस्ट कॉमन। चूहे को देखो 28 दिन में, हर 28 दिन बच्चे पैदा करेगा, वो अगले 28 दिन में वो बच्चे पैदा करेगा, ठीक है। तो मोनोस्ट्रस ऐसे जीव जो साल भर में एक बार बच्चे पैदा करेंगे, मोनोस्ट्रस। जो साल में 2 बार बच्चे पैदा करेंगे, बाइस्ट्रस। और साल में कई बार बच्चे पैदा कर सकते हैं, पॉलिस्ट्रस कहलाते हैं, ठीक है। और ये किस में रहेगा? नॉन प्राइमेट। ये नहीं कि हिसाब लगा लिए सर इंसान ही बच्चा पैदा करता है साल में एक बार, तो हम लोग मोनोस्ट्रस है ना। ह्यूमन मोनोस्ट्रस नहीं है। क्यों? जितने प्राइमेट हैं, प्राइमेट में फीमेल के अंदर ऑन एन एवरेज 28 डेज +-5। +-5 क्या है? हेल्दी फीमेल जो होती है उसके अंदर 28 दिन का अंतराल होता है, +-5। कई चीज़ों से तबीयत खराब हो सकता है, डाइट गड़बड़ हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी वजह से, तो अलग चीज़ है। बट जनरली 28 दिन का एक साइकिल है, ठीक है, जिसमें हर 28 दिन पे ब्लीडिंग होती है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है, विजाइनल यूट्रस से रिलीज होता है, यूट्राइन वॉल रप्चर कर जाती है, उसमें लगभग 150 ml ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड एग, और साथ में जो उसके फ्लूइड मटेरियल जो भी होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो हर 28 दिन पे ये इंटरवल पे होता है। उसके बाद फिर उसका यूट्रस रेडी होता है नए बच्चे को कंसीव करने के लिए, अनटिल दलेस कि वो कंसीव कर ले। और जब कंसीव कर लेगा तो जितने दिन का उसका पीरियड है, जितने दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, उतने दिन तक उसको पीरियड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, हर 28वें दिन पे आता है, ठीक। तो इसको हिंदी में आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? आर्तव चक्र। इसको कहते हैं मध चक्र, इसको कहते हैं मध चक्र, इसको कहते हैं आर्तव चक्र, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल में। इसका जीर्णावस्था वो अवस्था आती है जिसमें कि कोई भी जीव बच्चा पैदा करने में असमर्थ होने लगता है, या धीरे धीरे उसकी चीजें मतलब क्षमता, बाकी चीजें मत जोड़ देना यार, क्षमता समाप्त होने लगती है, ठीक है। तो ये हो गया फेज। अब इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है? तो इसमें टर्मिनोलॉजी में एक बहुत कॉमन टर्म है जिसको सेक्सुअलिटी कहते हैं। सेक्सुअलिटी क्या है? इसके अंदर ही वो टर्म सारे आएंगे। तो ये 2 हिस्से होंगे प्लांट और एनिमल में, बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल क्या होते हैं? मोनोशियस भी कहा था, डायोशियस, मोनोशियस। ऐसे प्लांट, मैं प्लांट की बात करूं, ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पे हो, एक ही फ्लावर में हो, ठीक है, तो मोनोशियस कहलाते हैं, या हर्माफ्रोडाइट। ऐसे प्लांट जिनमें ये अलग अलग हो, सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, डायोशियस कहलाएंगे, ठीक है। एनिमल में भी सेम, एक लिंगी द्विलिंगी, ठीक। अगर ऐसा जीव जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, एक लिंगी कहलाएगा, अगर वो एक पे होंगे तो द्विलिंगी कहलाता है। और इसमें एक टर्म और यूज होता है, डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये क्या है? हम अगर देख के बता सकें कि ये मेल है या फीमेल, तो ये डाइमॉर्फिज्म में आता है, ठीक है। मच्छर को देख के थोड़ा बता पाओगे कि मेल है कि फीमेल, अनटिल अनलेस माइक्रोस्कोप में देखो, उसके स्नाउट्स और ये सब देख के बता सकते हो कि मेल है या फीमेल, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली अगर मच्छर उड़ रहा है तो उसको देख के नहीं बताया जा सकता कि मेल है या फीमेल, तो उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। बट ह्यूमन डाइमॉर्फिज्म है, गाय भैंस डाइमॉर्फिज्म है, देख के बता सकते हो। थोड़ी चीज जानकारी चाहिए, बाकी तुम देख के बता सकते हो कि डाइमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो ये हो गया टॉप। इसके बाद इसमें अगला सेक्शन है स्टेप्स। कितने इसके चरण होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। इसमें इवेंट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में लिखा होगा इवेंट्स। अब इसमें क्या क्या है? पहला गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा फर्टिलाइजेशन। तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना ही है, तो अलग से जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताते रहेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे होता है।
प्लांट और एनिमल में लगभग एक जैसा है, तो बहुत अधिक सोचने की बात नहीं है। थोड़ी चीज़ें टर्मिनोलॉजी, जैसे कि प्लांट में हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, जैसे प्लांट में पॉलन है, यहाँ स्पर्म है, तो यहाँ एग तो वहाँ भी एग। पॉलिनेशन, कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सिमिलर। ठीक है, कुछ चीज़ें बदलती हैं तो उसको मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ तक के लिए आज इनफ है। आई होप कि इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ, और मेरा एक सजेशन हमेशा रहता है, बुक लेके पढ़ो, जो चीज़ नहीं समझ में आई मार्क करो, उसे कमेंट में डाल दो। कमेंट बॉक्स में डालने के बाद, क्योंकि मैं जनरली रात में इसको चेकआउट करता रहता हूँ, और अगर मैं फ्री रहता हूँ तो जब भी, चाहे दोपहर हो, रात हो, कभी भी हो, मैं उसको उसी समय रिप्लाई देता हूँ। कोई डाउट हो तो डाउट को मैसेज कर दो। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा एक अलग से वीडियो बन जाए, या नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूँ। तो जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हो उनको स्टेप बाय स्टेप बताओ, और कॉपी कलम लेके बैठो, साथ में जो चीज़ है उसको नोट डाउन करते रहो। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसको बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और उसके बाद एनिमल्स के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।